हाय गाइस, आज आपके सामने मैं फिर एक वीडियो लेकर आया हूं। उस वीडियो में आपको एक बार पुनः इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। मैं पहले आज आपके सामने सवाल पढ़ूंगा, उसके बाद ही मैं आपको उसका हल बताऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको उसका हल समझाऊंगा। सवाल है, नवयुवक क्लब के प्राप्ति भुगतान खाते से निम्न सूचनाएं 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्त हुई है, जिनके आधार पर आपको आयव्यय खाता तैयार करना है। प्राप्ति भुगतान खाता 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का हमें दे रखा है। हमें रिसिप्ट में प्राप्तियों में दिया हुआ है सबसे पहले रोकड़ शेष, बैलेंस, उसके बाद वार्षिक चंदा, उसके बाद आजीवन सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, विनियोग पर ब्याज और विविध प्राप्तियां। भुगतान में हमें दिया हुआ है सामान्य व्यय, वेतन एवं मजदूरी, फर्नीचर, किराया व कर, समाचार पत्र और फिर बैलेंस दे रखा है। इस तरह से हमारा ये प्राप्ति भुगतान खाता है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ समायोजन है, वो समायोजन मैं आपको बताता हूँ। वार्षिक चंदे के 50 रुपए बकाया है, सामान्य व्यय के 10 रुपए तथा क्लब के सचिव के वेतन के 35 रुपए दत्त है। फर्नीचर पर 24 रुपए ह्रास अपलिखित करना है। आजीवन सदस्यता शुल्क तथा प्रवेश शुल्क को आयगत माना जाए। गाइस, जब आप प्राप्ति भुगतान खाते से आयव्यय खाता बनाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना होती है कि जब आपने पूरा सवाल पढ़ लिया तो जो समायोजन दिए हुए हैं उन समायोजनों पर टिक कर लिया जाए, वो किन के साथ समायोजन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वार्षिक चंदे के 50 रुपए बकाया है तो हम चंदे पे टिक करेंगे। सामान्य व्यय के 10 रुपए अदत्त है तो हम सामान्य व्यय पे टिक करेंगे। वेतन के 35 रुपए अदत्त है तो हम वेतन पर टिक करेंगे। और फिर फर्नीचर पर हमें 24 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाना है। इस तरह से गाइस, जब हम सवाल बनाते हैं तो हमें पहले एडजस्टमेंट पर टिक लगा लेना चाहिए। आइए गाइस, हम देखते हैं सवाल का हल। जैसा मैंने पहले कहा, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब आयव्यय खाता हम बनाते हैं तो जो आयव्यय खाता होता है वो प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से बनाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन में पढ़ के बताया, प्राप्ति भुगतान खाता है, प्राप्ति भुगतान खाते से हम आयव्यय खाता बना रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आपको पहली और बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि जो एक्सपेंडिचर है, जो जिसको हम बाद में लिखते हैं, वो यहाँ पर डेबिट में आता है, और जो इनकम है वो इनकम यहाँ पर क्रेडिट में आती है। इस बात का बहुत अच्छे से विशेष ध्यान रखिएगा। गाइस, हम एक्सपेंडिचर में चले तो एक्सपेंडिचर में जैसे मैंने अभी सवाल आपको पढ़ा था, सबसे पहले सामान्य व्यय दे रखे हैं, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस हमने लिखे 108 रुपए, फिर हमने उस पर टिक लगाया था क्योंकि उस पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 10 रुपए, तो 108 में 10 रुपए हमने ऐड किए। इस तरह से हमारी अमाउंट हो गई 118 रुपए। आगे हम बढ़े, आगे हमने उधर भुगतान में देखा वेतन और मजदूरी है। वेतन मजदूरी 110 रुपए है। तो गाइस, हमने देखा कि वेतन और मजदूरी में भी 35 रुपए आउटस्टैंडिंग है। 35 रुपए हमने जोड़ के यहाँ पर अमाउंट लिखी 145 रुपए। उसके आगे गाइस हम बढ़े, हमें किराया दे रखा है, रेंट हमने लिखा 112 रुपए। आगे हम बढ़े, न्यूज़पेपर समाचार पत्र दे रखे हैं 25 रुपए, 25 रुपए हमने लिखे। फिर गाइस, ये जो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, इसको आप चाहें तो पूरा सवाल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं, फिर उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको लिखा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर हमें ह्रास लगाना, क्योंकि फर्नीचर पूंजीगत मद होती है, इसलिए जो फर्नीचर की अमाउंट होती है वो तो नहीं लिखी जाती, किंतु उसपे जो एडजस्टमेंट होता है वो एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है। तो वो एडजस्टमेंट के रूप में हमने फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लिखा 24 रुपए का। गाइस, अब हम प्राप्ति भुगतान खाते में प्राप्ति की तरफ चलते हैं। तो प्राप्ति में सबसे पहले हमें दे रखा है चंदा, तो ये सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम में जाएगी। चंदा हमने लिखा 326 रुपए। आप देखेंगे कि चंदे में 50 रुपए बकाया चंदा था, तो 50 रुपए आउटस्टैंडिंग बकाया जो चंदा है वो हमने जोड़ के लिखा। इस तरह से हमारी अमाउंट हो जाती 376 रुपए। फिर गाइस, लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क हमने लिखा 50 रुपए। एंट्रेंस फीस 248 रुपए, जो प्रवेश शुल्क होता है वो। फिर गाइस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर ब्याज, तो विनियोग पर ब्याज हमारा होता है यहाँ पर 38 रुपए जो हमने लिखा। और सैंडरी रिसिप्ट, विविध प्राप्तियां दे रखी थी। आपको जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी होती है कि जो प्राप्ति भुगतान खाते में ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस जो दिया होता है उसको हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं,
उस बैलेंस को पूरी तरह छोड़ दिया जाता है। गाइस हमने इधर का टोटल किया 728 रुपए आता है हमारा, इधर यहाँ तक का टोटल हमने किया वो इस 728 रुपए में से हमने लेस किया, तो हमारी इस सवाल में भी बचत आती है, सरप्लस आता है 304 रुपए का। इस तरह से हमारा टोटल इधर का भी हो जाता है 728 रुपए। गाइस आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अंत में आपको दोनों साइड का इक्वल करना रहता है। जिस साइड में अमाउंट कम होती है उस साइड में हम लिखते हैं। आपको पता है कि यदि डेबिट साइड ज्यादा आती, इधर का अधिक होता, तो जो हमें घाटा होता, और यदि क्रेडिट साइड ज्यादा आया, मतलब इनकम वाला आय पक्ष अधिक आया, तो हमारी बचत होगी। तो यहाँ पर हमारी बचत होती है 304 रुपए की। गाइस इस तरह से हमारा ये आय व्यय खाता बना। और भी आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं आगे। और गाइस वीडियो इस पे बनते रहेंगे, आते रहेंगे। मैं तो केवल एक ही बात चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे, और मैं किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं करना चाहता। मैं सीधे सीधे जो चीजें हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप इसकी सहायता से आराम से पढ़ सकते हैं।